नमस्कार साथियों, सोनू एजुकेशन में मैं अजय पाल आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट जो हमारे पास चल रहा है, उसी के तहत ये एक और वीडियो हमारे पास आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे और आपको उसको ध्यान से सीखना है। चलिए शुरू करें। तो चलिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जहाँ तक हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो है हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला कहीं न कहीं जो कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पर हम कुछ टर्म्स के बारे में देखते हैं। और कुछ टर्म्स है जैसे ईच, एवरी, एवरीवन, एनीवन, समवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, नन, वन। तो ये जो है कहीं न कहीं नन के बारे में हमने थोड़े बहुत पढ़ा है, इसलिए कहीं न कहीं इसको हम जो है एक अलग से कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था उसमें हम ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बाकी सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीवन, इनमें से अगर कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ईच, तो उसके ऑब्वियसली यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज हुआ है कि ईच के बाद में नाउन सिंगुलर आती है, तो उसके बाद में वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। आप एक प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि यहाँ पर हमने बोला कि एवरीवन इज हैप्पी, तो यहां पर हमें कहीं कहीं दिमाग में आ सकता है कि एवरीवन तो सारे लोग होंगे, तो सारे तो एक से ज्यादा होने चाहिए, तो इज क्यों लगाया। तो हमने बोला देखिए यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि इनमें से कोई भी अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो ये सब्जेक्ट के बाद में हमेशा वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। तो उनमें से कोई भी, जैसे हमने एवरीवन लिखा तो वर्ब क्या है, सिंगुलर। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप प्लीज और प्लीज दिमाग में रखें। और उसके लिए ये नन को छोड़ के बाकी वर्ड्स भी आप दिमाग में रखें। हमने बोला कि nobody was ready to help us. So nobody was ready to help us, तो nobody सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो was या were में से क्या लगाया हमने, was लगाया। तो साथियों यही एक बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहना है, हमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इस चीज को सीखना है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने टेंस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी को हम रिवाइज कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी सेंटेंस के अंदर इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इस तरह के एक्सप्रेशंस हमारे पास आए हैं। और ये कब पढ़े थे हमने, ये हमने टेंस के अंदर सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा था। तब हमने बात की थी कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वर्तमान समय में किसी भी चीज को जो है कहीं न कहीं आप मान लेते हैं, जो एक्चुअली में होते नहीं है, आप सपोज कर लेते हैं, जिसको हमने मूड ऑफ सपोजिशन का नाम दिया था। या फिर एक ऐसी इच्छा जाहिर करते हैं वर्तमान समय में जो कभी पूरी नहीं हो सकती। इस तरह के वाक्यों को लिखने के लिए जनरली इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं। और उसमें हमने पढ़ा था कि हमने बोला कि इफ आई, अब वॉज, आई के साथ वॉज आता है जनरली, लेकिन इस जगह आप वॉज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर अ किंग, आगे जो भी है। तो यहां पे आप देख सकते हैं इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर में से क्या आएगा, हमेशा वर ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि इफ ही वर एन एक्टर, अगर वह एक एक्टर होता, इसका मतलब वो है नहीं, आप मान ले रहे हैं। इस तरह के सेंटेंस का मीनिंग ऑब्वियसली ये होता है, हमने टेंस में पढ़ा है। तो आप देख सकते हैं ही के साथ सामान्यतः वॉज आता है, लेकिन यहां पर हमने किसका प्रयोग किया है, वर का प्रयोग किया है। तो साथियों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि शी टॉक्स एज दो, यहां आप एज दो की जगह एज इफ भी लगा सकते हैं, दोनों सही है। शी वर द पीएम, तो यहां पे आप एक सेंटेंस को देखेंगे तो यहां पे है कि वो बात तो ऐसे करती हो जैसे वो पीएम हो। इसका मतलब पीएम है नहीं, ऐसा मान लिया गया है कि बात तो ऐसे करती है जैसे पीएम हो। तो ये इस तरह के एक्सप्रेशंस या इस तरह के मीनिंग वाले सेंटेंसेस जब फॉर्म होते हैं, इन एक्सप्रेशंस के बाद
इन एक्सप्रेशंस के साथ। तो इसमें सब्जेक्ट जो भी आएगा वो सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसके साथ वॉज या वर में से हमेशा किसका प्रयोग होगा, वर का ही प्रयोग होगा। तो इस चीज को आप दिमाग में रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सिंपल से एक्सप्रेशन से सिंपल सा ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस आते हैं, नथिंग बट और एवरीथिंग बट। तो ध्यान दीजिएगा कि नथिंग बट के बाद में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। जैसे हमने बोला कि नथिंग बट माउंटेन्स was seen। तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, माउंटेन्स, लेकिन तो भी वर्ब क्या है, एक्चुअली में सेंटेंस ऐसा क्यों होता है उसके पीछे रीजन भी ढूंढते हैं। तो हमने बोला नथिंग वाज सीन, एक्चुअली सेंटेंस इस तरह से बन रहा है, जिसको लिखने का तरीका है कि कुछ भी नहीं दिखाई दिया लेकिन क्या दिखाई दिए, माउंटेन्स। इस तरह के सेंटेंस का मीनिंग है हमारे पास। तो उसके लिए शॉर्टकट हमारे पास आता है कि नथिंग बट आया है तो उसके बाद में चाहे प्लूरल है चाहे अनकाउंटेबल है, वर्ब तो क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। जैसे हमने बोला कि एवरीथिंग बट वाटर वॉज अवेलेबल। तो यहां पे एक्चुअली में सेंटेंस बन रहा है कि एवरीथिंग वॉज अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल था लेकिन वाटर नहीं था। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस का कहीं ना कहीं मीनिंग हमारे पास होता है। जब हम नथिंग बट से सेंटेंस बनाते हैं तो इसका मतलब कुछ भी नहीं था, सिर्फ वही चीज थी जो बट के बाद लिखी हुई है। जैसे कुछ भी नहीं था, क्या थे, माउंटेन्स थे। और जब एवरीथिंग बट के साथ सेंटेंस बनाते हैं हम तो इसका मीनिंग होता है कि सब कुछ था लेकिन कौन सी चीज नहीं थी, वो यहां। तो भले नॉट नहीं लगा हुआ है लेकिन ये सेंस कहीं ना कहीं निकलता है। जैसे हमने बोला कि सब कुछ अवेलेबल था लेकिन वाटर अवेलेबल नहीं था। तो इस तरह के सेंटेंसेस का साथियों ये मीनिंग होता है। शॉर्टकट में आप जरूर इस चीज को इस फॉर्मूला के तहत समझ सकते हैं कि नथिंग बट या फिर एवरीथिंग बट के बाद में आने वाला जो सेंटेंस, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद में वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला आता है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इससे आप देखिए अलग अलग एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सीधा का सीधा फॉर्मूला बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो जब फॉर्मूला बेस्ड आता है तो ऑब्वियसली आपको दिमाग में आना चाहिए कि फॉर्मूला क्लियर और हमेशा दिमाग में है। तो चाहे आप कैसा भी सेंटेंस कैसा भी क्वेश्चन पूछें आप आराम से उसको कर सकते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो प्लीज आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए कोई भी सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट्स, यहां हमने सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 लिखा है, किस तरह से हम बात करेंगे, लेकिन दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, along with, in addition to, together with, unlike, and not, but, beside, except, rather than, और accompanied by। कोई भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी वर्ड, हालांकि ये कहीं कहीं हमारे पास जो है कंजंक्शंस है, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक में इसको समझते हैं कि किसी भी वर्ड के साथ इस तरह से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो आप हमेशा याद रखें जो वर्ब यूज होगी आगे जाके वो हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो अब आपको जो भी समझ में आए इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक सेंटेंस आता है कि ऑल द सोल्जर्स एज वेल एज द कैप्टन। तो आप देखिए दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं। अब यहां पर हमें इज या आर में से यूज करना है, ऐसा मान लेते हैं। तो अब ऑब्वियसली जो है हमने बोला कि सब्जेक्ट 1 क्या है, ऑल द सोल्जर्स। तो यहां पे इज और आर में से क्या आएगा, आर। अब गलती बच्चा क्या करता है कि भाई सोचता है कि कैप्टन तो एक वचन है तो इज लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पर हमने चेंज कर दिया, हमने बोला द कैप्टन अलोंग विथ ऑल द सोल्जर्स। तो यहां अलोंग विथ के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, सब्जेक्ट 1 क्या है, कैप्टन। तो अब इज एम आर में से यहां पे क्या आएगा, इज आएगा। तो अब देखिए देखने में तो लगता है कि अच्छा सोल्जर्स तो प्लूरल है तो आर आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में वो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला ये कहता है कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है
उसके अकॉर्डिंग यूज होगा। सिंपल सी गणित है। फिर हमने बोला मनीषा विथ हर फ्रेंड्स। अब हमें वॉज या वर में से यूज करना है, तो विथ के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो पहला और दूसरा, तो पहला सब्जेक्ट है तो वॉज या वर में से क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। अब आगे सेंटेंस जो भी हो, लंबे चौड़े सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, लेकिन ये बेसिक जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको हम इस तरह से अप्लाई करना सीख रहे हैं। जैसे हमने बोला कि ऑल द चैप्टर्स इन एडिशन टू द करंट वन। अब यहाँ पे हमें वॉज या वर्ब में से किसी का यूज करना है, तो हमने देखा कि दो सब्जेक्ट जुड़े हुए, पहला वाला हमारे पास क्या है, प्लूरल है, तो ऑब्वियसली वॉज या वर्ब में से क्या आ जाएगा हमारे पास, वर आ जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट दिस गाइज। और हमें करना क्या है, सिर्फ फॉर्मूला जो है कहीं कहीं अप्लाई करना है। जैसे हम लोग द टीचर्स टुगेदर विथ द स्टूडेंट्स। अब हमें यहाँ पर जो है हैज या हैव में से कुछ यूज करना है, तो ऑब्वियसली टुगेदर विथ से पहला सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, टीचर्स, प्लूरल है, तो हैज या हैव में से क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। तो पहला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे द एक्टर अनलाइक अदर वंस, तो अनलाइक के साथ दो जुड़े हुए, अब हैज या हैव में से यूज करना है हमें, तो यहाँ पर एक्टर क्या है, एक वचन है, तो हैज या हैव में से क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। उसी तरह से हमने बोला ऑल द प्लेयर्स एंड नॉट, है ना, तो अगर सिर्फ एंड लिखा हुआ होता तो बहुवचन ही आता, क्योंकि एंड के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही आती है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि एंड नॉट लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली पहला वाला सब्जेक्ट है, तो अब हमें जो है डू या डज में से यूज करना है, तो क्या आ जाएगा, डू, क्योंकि हमारे पास ऑल द प्लेयर्स क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ डू या डज में से क्या आता है, डू आता है। अब हमने बोला कि एवरीवन बट, तो बट के साथ दो सब्जेक्ट्स जुड़ गए, तो अब हमें इज एम आर में से यूज करना है, तो ऑब्वियसली एवरीवन, समवन, नो वन, अभी हमारी बात हुई थी, तो इज एम आर में से क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। सो ऑब्वियसली अगर मैं बोलूं हैज हैव में से तो हैज आ जाएगा, डू डज में से तो डज आ जाएगा, वॉज वर में से तो वॉज आ जाएगा ना। सारी वर्ब्स आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने बोला ऑल द शीप बिसाइड्स सम गोट्स, तो आप देख सकते हैं बिसाइड्स के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है। अब हमें इज एम आर में से कुछ यूज करना है, क्या करेंगे आप बताइए। तो यहाँ तो गोट्स हो गया और यहाँ शीप हो गया, तो क्या करें, तो कहेंगे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो बहुवचन है और ये एक वचन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलती भी हो सकती है। यहाँ लिखा हुआ ऑल द शीप, और हम सारे लोगों ने नाउन में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि शीप एक ऐसी नाउन है जिसका प्लूरल वापस से क्या होता है, शीप ही होता है, और ऑल द शीप यानी सारी शीप यानी दो से ज्यादा है, बहुवचन है, तो इज एम आर में से ऑब्वियसली क्या लग जाएगा हमारे पास, आर लग जाएगा। तो देखिए बार बार आप ये चीज देख रहे होंगे कि ये फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई हो रहा है, जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमने बोला एवरीथिंग एक्सेप्ट, अब हमें जो है यहां पर लिखना है या तो मूव या मूव्स, ठीक है, दो है। अब यहां पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका अगर एक वचन होगा तो एस ई एस या एस लगता है, और बहुवचन है तो नहीं लगता। अब यहां पर हमने बोला एक्सेप्ट से पहले क्या लिखा हुआ है, एवरीथिंग, तो एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये सब एक वचन में आते हैं। हमने बोला एवरीथिंग इज गुड, तो यहां पर हमारे पास है, तो मूव या मूव्स में से क्या आ जाएगा, मूव्स। अगर किसी को इसमें कि ये एस क्यों आया, तो प्लीज एक बार टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जरूर उसका वीडियो जरूर देखें आप। लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट यही है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट एक वचन है तो एस ई एस या आई एस लगाना पड़ेगा, बहुवचन है तो नहीं लगाना पड़ेगा। तो एवरीथिंग क्या है, एक वचन है। फिर हमने बोला मनु रादर देन अश्विनी, तो अब हमने बोला कि रादर देन के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए, वॉज या वर में से लगाना है, तो पहला सब्जेक्ट क्या है, मनु, तो ऑब्वियसली क्या लग जाएगा हमारे पास, वॉज। उसी तरह से द प्रिंसिपल अकम्पनीड बाई सम टीचर्स, अब हमें हैज या हैव में से कुछ लगाना है, तो अब हैज या हैव में से तो टीचर्स को देखो तो हैव आता है समझ में, क्यों, बहुवचन के बाद बहुवचन। लेकिन यहां पर हमने देखा कि क्या लिखा हुआ है, अकम्पनीड बाई, इसका मतलब कि जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आया, तो पहला सब्जेक्ट तो प्लूरल नहीं है, वो तो क्या है, प्रिंसिपल है, यानी सिंगुलर है, सो ऑब्वियसली हैव नहीं आएगा और क्या आ जाएगा, हैज। तो साथियों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट नो द फॉर्मूला, आपको जो करना है वो क्या करना है, फॉर्मूले को जानना है जो हमने यहाँ देखा। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन वर्ड्स को आप दिमाग में रखें
कि एज वेल एज, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, अनलाइक, एंड, नॉट, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, अकम्पनीड बाई। ऐसे 3-4 बार जो है आप बोलें, 2-3 बार इनको 3-4 बार लिखें। और एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें, आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के महत्वपूर्ण कहीं न कहीं रूल्स में से ये एक है, जिससे अलग अलग एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन बना है। आसान है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब जो है हम आगे जाते हैं, और ये जो हेडिंग ली हुई है हमारे पास कि यूजेस ऑफ द या पॉसेसिव एडजेक्टिव विद 2 सब्जेक्ट्स, ये क्या कहना चाहते हैं हम, उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं कि द मैनेजर एंड इंजीनियर, और अगर मैं लिखता हूं कि द मैनेजर एंड द इंजीनियर, तो यहां पर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको पहले ध्यान से समझिएगा कि एंड के साथ इस तरह से 2 सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, एक के साथ द है और दूसरे के साथ नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, सामान्यतः ये पोस्ट के नाम के साथ इस तरह से होता है हमारे पास, एक के साथ द है और दूसरे के साथ नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो दोनों मिला के एक इंसान है। तो द मैनेजर एंड इंजीनियर का मतलब हो गया कि जो इंसान मैनेजर है वो इंसान क्या है, इंजीनियर है। उसी तरह से हमने बोला द मैनेजर एंड द इंजीनियर, दोनों के साथ द लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि दोनों अलग अलग इंसान हैं। इसका मतलब मैनेजर अलग है और इंजीनियर अलग है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। अब हमने बोला कि द मैनेजर एंड इंजीनियर, अब हैज या हैव में से लगाना है तो क्या लगेंगे, हैज। आगे जो भी सेंटेंस हमने लिखा, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, हैज। और यहां पर हमें हैज या हैव में से लिखना है तो क्या लिखेंगे, हैव। सो वही हमारे पास जो है सिंपल सा लॉजिक है, और वो हमारे पास ये कहता है कि देखिए एंड के साथ 2 सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, दोनों के साथ द है तो वो दोनों अलग अलग है, वो प्लूरल माना जाएगा। और एक के साथ है दूसरे के साथ नहीं है तो इसका मतलब वो दोनों मिला के एक है, वो सिंगुलर माना जाएगा। इस तरह की चीजों में आप ये भी ध्यान रखें कि जब दोनों एक होते हैं तो पहले वाले के साथ द लगता है, दूसरे के साथ नहीं लगता है। तो इसको अगर हम कॉन्वर्सेशन के हिसाब से भी बात करें, बातचीत के अंदर भी, लिखने के अलावा बातचीत की भी अगर हम बात करें या दोनों एंगल से हम बात करें, तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके हमारे पास जैसे एक पोएट है, क्या है, एक पोएट है, और वही पोएट जो है आप ये मान लीजिए राइटर भी है। तो अब आप ये बोलना चाहते हैं कि वो पोएट भी है और राइटर भी है, एक इंसान है, तो आप क्या बोलेंगे, द पोएट एंड द राइटर। सिंपल सा लॉजिक, द पोएट एंड राइटर, द नहीं लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो इंसान पोएट है वो क्या है, राइटर है। अब आप बोलना चाहते हैं कि पोएट अलग इंसान है और राइटर अलग है, तो आप क्या बोलेंगे, द पोएट एंड द राइटर। अब एक के साथ द, एक के साथ नहीं है, तो बोलने के हिसाब से भी ये चीज समझ गए हम कि जब हमें बोलना हो और एक ही बताना हो तो एक के साथ द लगाना है, और अलग अलग बताना हो तो दोनों के साथ द लगाना है। अगर कहीं लिखा हुआ है तो पढ़ते समय भी आपको क्लियर होना चाहिए, एक के साथ लगा हुआ है दूसरे के साथ नहीं, इसका तो दोनों मिला के एक ही इंसान है, और दोनों के साथ लगा हुआ है इसका मतलब दोनों अलग अलग इंसान है, राइट। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ब की बात करें, अब मुझे वाज या वर में से लगाना है तो क्या लगाएंगे, वाज या वर में से लगाना है तो क्या लगाएंगे, वर। तो साथियों ये एक अंडरस्टैंडिंग वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। वहीं पे अगर हम बात करते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव की, तो आप बोलेंगे ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हमारे पास जो है क्या चीज होती है, बहुत ही सिंपल सी हमारे पास चीज होती है। ध्यान दीजिएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है साथियों, और आप उसको भी इसी तरह से बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे।
तो प्लीज़ और प्लीज़ आप ध्यान दें, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारे पास जो है जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने बोला कि माई अंकल एंड गार्जियन, माई अंकल एंड गार्जियन, इसका मतलब कि गार्जियन कौन होता है, जो देख आपका, आप कह सकते हैं कि लोकल गार्जियन होते हैं। आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं गांव से, मतलब कि या शहर से दूसरे शहर में, तो वहाँ पे आपकी देख रेख के लिए जो भी इंसान होगा, चाहे फैमिली फ्रेंड हो या रिलेटिव हो, उसको हम गार्जियन बोलेंगे। बच तो माई अंकल एंड गार्जियन, तो एंड के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। पहले वाले के साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव है। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हम सारे लोगों ने प्रोनाउन में पढ़ा है कि माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स भी होता है, लेकिन यहां पर हम इस जगह पर इट्स का यूज नहीं है, इसलिए तो हमने बोला ये जो है हमारे पास माई, आर, योर, हिज, हर, देयर। अब इनमें से किसी, ये सारे पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो हमने बोला एंड के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। पहले वाले के साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव है और दूसरे वाले के साथ नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो दोनों मिला के एक इंसान है, नहीं जो इंसान अंकल है वो इंसान गार्जियन भी है। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहां बोलूं डू या डज में से क्या लगेगा, तो डज, आगे सेंटेंस जो भी बढ़ता जाएगा। उसी तरह से मैं अगर ये बोलूं कि माई अंकल एंड माई गार्जियन, डू या डज में से क्या आएगा, डू, क्योंकि यहां दोनों के साथ क्या लगा हुआ है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो साथियों यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कि सेम का सेम द के साथ में भी अप्लाई होता है। इसका मतलब इस पूरे रूल को अगर हम पूरा शामिल करके देखें तो एंड के साथ दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं। पहले वाले के साथ द या पॉसेसिव एडजेक्टिव है और दूसरे वाले के साथ नहीं है। इसका मतलब दोनों मिला के कितना इंसान है, एक की ही बात चल रही है। और दोनों के साथ द या दोनों के साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब यह है कि वो दोनों अलग अलग इंसान है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो उसके हिसाब से आप वर्ब का प्रयोग करें और इस तरह से वर्ब को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल लिख रहा हूँ, आप प्लीज़ और प्लीज़ उसको बताएं। हमने बोला कि हिज मदर एंड वाइफ हैव बीन वेरी काइंड टू अस। अब हमें बताना है कि गलती कहाँ है यहाँ पे। तो हमने बोला हिज मदर एंड वाइफ हैव, तो हमने बोला एक के साथ तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है लेकिन दूसरे के साथ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हैव आएगा कि हैज आएगा, बताइए, दिमाग लगाइए आप। तो ऑब्वियसली समझ में आएगा कि देखिए हैज लिखना गलत होगा, हैव ही आएगा। गलती यहां पर है, गलती यहां पर क्या है कि दोनों जब अलग अलग इंसान हैं तो दोनों के साथ, क्यों मदर और वाइफ कभी एक इंसान हो ही नहीं सकते, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सो इसका मतलब है कि यहां पे वाइफ की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें, माई वाइफ, सिंपल सा लॉजिक। सो ये हमारे लिए जो है एक घुमा के ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये आप ये मान के चलिए 99% यही केस बनता है। 1% कभी पूछ भी ले तो भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसका मतलब मैं सिंपल सा इसके थ्रू आपको ये भी समझाना चाह रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उनको अप्लाई करते हुए समय जो है आप प्लीज एक बार सेंटेंस को ध्यान से जरूर पढ़ें, क्योंकि उसको ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर इसको गलत क्यों किया हमने, वापस मैं बता दे रहा हूं कि देखिए एंड के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। हमने जरूर पढ़ा है कि एक के साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव और दूसरे के साथ नहीं है तो सिंगुलर होता है, लेकिन इस कंडीशन में दोनों एक लोग हो ही नहीं सकते, तो दोनों के साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि देखिए एक प्लूरल नाउन के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला
कि 5000 किलोमीटर्स आर टू बी ट्रेवल्ड। इस सेंटेंस का मतलब है कि 5000 किलोमीटर ट्रेवल करना तो है, तो 5000 किलोमीटर्स, तो आप देख सकते हैं किलोमीटर्स बहुवचन है तो वर्ब भी क्या आ गई, बहुवचन, क्योंकि जब सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो वर्ब भी उसके साथ में बहुवचन यानी प्लूरल का ही प्रयोग होता है। लेकिन अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं। हमने बोला कि 5000 किलोमीटर्स is a long distance। तो हमने बोला 5000 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, इज। इसका मतलब हमारे पास है कि कोई भी सेंटेंस के अंदर अगर एक प्लूरल नाउन को, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो नाउन है और वो प्लूरल डिनोट करता है अपने आप को, अगर उस सेंटेंस में उसको एक सिंगुलर यूनिट की तरह दर्शाया गया है, तो हमने बोला सिंगुलर यूनिट कैसे हो गई, तो हमने बोला 5000 किलोमीटर क्या है, एक लंबा डिस्टेंस है। तो एक लंबा डिस्टेंस यानी 5000 किलोमीटर को क्या बना दिया, एक सिंगुलर यूनिट बना दिया, और इसलिए यहां पर वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर आ गई। उसी तरह से जैसे हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला कि 50 लाख रुपीस वर स्पेंट, यानी 50 लाख रुपए जो है वो खर्च किए गए थे। तो 50 लाख रुपए ऑब्वियसली प्लूरल एक्सप्रेशन है, तो वॉज या वर में से क्या लगाया हमने, वर। लेकिन फिर हमने बोला कि 50 लाख रुपीस इज अ ह्यूज अमाउंट, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या लगाया, इज, क्योंकि हमने बोला 50 लाख रुपए क्या है, एक बड़ा अमाउंट है। तो यहां पे 50 लाख रुपीस को हमने क्या बना दिया, एक सिंगुलर यूनिट बना दिया, और जब सिंगुलर यूनिट बना दिया तो आप उसके साथ में जो है ऑब्वियसली एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के देखना पड़ेगा कि उसको सिंगुलर यूनिट बनाया गया है या नहीं। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने बोला कि ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल एट आवर शॉप। तो हमने बोला ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल एट आवर शॉप, तो यहां पर हमारे पास पॉइंट आया कि ब्रेड और बटर दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ऑब्वियसली हमने क्या लगाया, आर। लेकिन फिर जैसे ही हमने लिखा कि ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो जैसे ही हमने बोला कि ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने क्या लगाया, इज। तो वो हमारे पास पॉइंट है कि देखिए ब्रेड एंड बटर यहां पे भी था, ब्रेड एंड बटर यहां पे भी था, यहाँ दो अलग अलग चीजों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो हमने आर लगाया। लेकिन यहां हमने बोला कि ब्रेड और बटर मिला के हम मेरा एक क्या बनता है, एक ब्रेकफास्ट बनता है, तो ऑब्वियसली जो है यहां पर हमने किसका प्रयोग किया, इसका। सो वही हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी एक प्लूरल एक्सप्रेशन जो है वो एक सिंगुलर यूनिट का काम करता है, जिसे किस तरह से करता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि
horse and carriage is available for us। तब हॉर्स और कैरेज दोनों मिला के जो है एक यूनिट बनता है, क्योंकि आप सिर्फ घोड़े पे तो जाएंगे नहीं, सिर्फ कैरेज में बैठेंगे नहीं जो घोड़ा गाड़ी होती है, ऑब्वियसली दोनों मिला के जब होंगे तभी वो आपके प्रयोग में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने बोला कि फिश एंड करी इज माई फेवरेट डिश, या आपने बोला राजमा एंड चावल इज माई फेवरेट डिश, या राजमा चावल इज माई फेवरेट डिश। तो राजमा अलग होता है, चावल अलग होता है, लेकिन दोनों मिला के क्या है, एक डिश बनाते हैं, इसलिए हमने इज एमआर में से क्या लगाया, आर। इसलिए ये भी ध्यान रखें कि कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे सम एंड सब्सटेंस, अब ये एंड के साथ जुड़ा हुआ दिखता है, लेकिन ये भी एक सिंगुलर एक्सप्रेशन माना जाता है। इसका मतलब होता है किसी चीज का निचोड़, कि किसी चीज का सम एंड सब्सटेंस क्या है, यानी उसका निचोड़ क्या है, उसके अंदर महत्वपूर्ण चीज क्या है। तो ये भी एक्सप्रेशन मिलता है, तो दिमाग में रखें कि ये एक सिंगुलर एक्सप्रेशन का काम करता है। तो साथियों, यहाँ पर हमने एक बहुत ही बेसिक सा पॉइंट सीखा है कि कोई भी प्लूरल जो नाउन होती है उसके साथ बिल्कुल प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन अगर वो किसी सिंगुलर यूनिट के तौर पर दर्शाई गई है तो प्लीज उसके साथ एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमारे पास था, इसको प्लीज दिमाग में जरूर रखें। फिर हमारे पास आता है बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा एक कॉन्सेप्ट जो कहीं न कहीं हमारे पास आता है, मेजॉरिटी एक वर्ड है उससे रिलेटेड। तो कोई भी सेंटेंस में मेजॉरिटी के जस्ट बाद में अगर आपको वर्ब यूज करने के लिए बोला गया है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, यानी जो सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। जैसे हमने बोला मेजॉरिटी के जस्ट बाद में आपको यूज करना है बिलीव या बिलीव्स, दोनों में से क्या लिखेंगे। तो हमने पहले चीज तो देखी, अच्छा बिलीव या बिलीव्स, तो बिलीव तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, जब हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब अगर एक वचन माना गया है तो एस ई एस या एस लगेगा, और बहुवचन माना गया है तो नहीं लगेगा। तो हमने बोला वर्ब सिंगुलर आएगी, सिंगुलर यानी जो सिंगुलर के साथ आती है, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा हमारे पास, बिलीव्स। लेकिन आगे हमारे पास आया कि मेजॉरिटी ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन है, तो फिर प्लूरल वर्ब आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, तो अब यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आ गया, तो यहां पर मेजॉरिटी की जस्ट बाद में वर्ब यूज नहीं करनी, यहां कुछ डिफरेंट केस आ गया। तो उस केस में फिर बिलीव या बिलीव्स, तो हमने बोला देखिए प्लूरल वर्ब आएगी, यानी जो प्लूरल के साथ लगती है तो क्या जाएगा, बिलीव। इसका मतलब थोड़ा और इसको इलैबोरेट करके देखें तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि देखिए मेजॉरिटी के बाद जो डायरेक्टिव वर्ब पूछी गई है तो सिंगुलर के हिसाब से आएगी, नहीं इज एम आर में से इज आएगा, वॉज वर्ब में से वॉज आएगा, हैज हैव में से हैज आएगा, डू डज में से डज आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ एस ई एस या ई एस लगेगा। और मेजॉरिटी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन है और उसके बाद में हमें वर्ब पूछी है तो प्लूरल के साथ जो आती है, जैसे इज एम आर में से आर, वॉज वर्ब में से वर, हैज हैव में से हैव, डू डज में से डू, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ एस ई एस या आई ई एस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, फिर हमारे पास जो है छोटा सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है और इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना है। इसका एक पोर्शन हमने एडजेक्टिव में पढ़ा है, आप उसको भी देखें और यहाँ पे भी वापस से ध्यान से समझें, क्योंकि उस समय हमने उसको एडजेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, अब हम इसे वर्ब पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। और ये भी एक मानिए कि बहुत बार एग्जाम्स में इससे कहीं न कहीं क्वेश्चंस बने हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हमने बोला कि देखिए, हमने बोला कि एक पॉजिटिव डिग्री क्या है, जैसे हमने बोला पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, सो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव डिग्री। तो कुछ पॉजिटिव डिग्रीज के साथ द लगाकर हम उसे एक प्लूरल नाउन बनाते हैं। किस तरह से, पुअर यानी गरीब, द पुअर यानी गरीब लोग। तो
तो द पुअर का मतलब क्या हो गया, गरीब लोग, और सिर्फ पुअर का मतलब क्या हो गया, गरीब। और आप द पुअर्स भी नहीं लिख सकते, तो द पुअर यानी गरीब लोग, तो ये एक प्लूरल नाउन का काम करता है, पूरी की पूरे कम्युनिटी आप कह सकते हैं उसको दर्शाता है। जैसे हमने बोला रिच यानी अमीर, द रिच यानी अमीर लोग, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, द ऑनेस्ट यानी ईमानदार लोग, तो द ऑनेस्ट के साथ एस नहीं लगा सकते, और द ऑनेस्ट का मतलब ही होता है ईमानदार लोग। द रिच का मतलब होता है ईमानदार, सॉरी वो तो नहीं होता ईमानदार, लेकिन मतलब कि कहीं ना कहीं अमीर लोग। सो यहां पर मैं बोलूं गुड यानी अच्छा, मैं बोलूं द गुड यानी अच्छे लोग, बैड यानी बुरा, द बैड यानी बुरे लोग। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव डिग्रीज के साथ द लगाकर इस तरह से हम उसको प्लूरल नाउन का दर्जा देते हैं। और जब हम प्लूरल नाउन का दर्जा देते हैं तो वहां पर हमारे पास कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ सेंटेंसेस जो है आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे हमने बोला द पुअर अब हमने लिखना है इज, एम या आर। तो आई के साथ एम लगता है तो एम तो खत्म हो गया। अब इज या आर में से क्या लगाएंगे हम, आर। तो द पुअर आर ऑनेस्ट पीपल, यानी जो गरीब लोग जो होते हैं वो बहुत ही ईमानदार लोग होते हैं ऑब्वियसली। हालांकि ईमानदारी का गरीबी अमीरी से लेना देना नहीं है, लेकिन तो भी ऑब्वियसली जो है इस तरह से हमने बोला कि द रिच to understand the value of morality, यानी जो नैतिकता होती है उसकी समझ की जरूरत है अमीर लोगों को। तो द रिच यानी अमीर नहीं, द रिच यानी अमीर लोग। तो यहां पर अगर हमें जो है कहीं कहीं देखना है कि हैज या हैव में से क्या लिखेंगे, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, हैव। हमने बोला कि द ऑनेस्ट वर ऑलवेज रेस्पेक्टेड। हालांकि यहां पे आर भी लगाया जा सकता है, लेकिन हमने बोला ईमानदार लोगों का हमेशा रेस्पेक्ट होता था। तो कहीं कि सिर्फ अगर आप लिख रहे हैं ऑनेस्ट तो इसका मतलब हो गया ईमानदार, इन द ऑनेस्ट यानी ईमानदार लोग। तो इस तरह का एक्सप्रेशन जब भी आपको एक सेंटेंस का सब्जेक्ट मिलता है जिसमें कोई विशेषण की पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ द लगाया हुआ है, तो आप भले ही उसके साथ एस नहीं और एस नहीं लगता है, तो आप ये मान के चले कि वो एक प्लूरल नाउन है। और जब वो एक प्लूरल नाउन है तो ऑब्वियसली उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही प्रयोग होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको एडजेक्टिव में भी आप ज़रूर देखें और यहाँ पर भी हमने देखा है, तो प्लीज़ और प्लीज़ इसको बिल्कुल ना भूलें। तो अब इसके बाद में हमारे पास जो यहाँ कहीं कहीं जो कॉन्सेप्ट जो है कहीं कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ख़त्म होते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ जो नेक्स्ट क्लास हमारे पास होगी उसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो कहीं की प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग तरीके के, उसको आप ज़रूर देखें क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस जो है वो चीज़ें अधूरी रहती है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हैव अ लवली टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।